तो आज क्लास 11 का हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का ज्योग्राफी का प्रोसेस, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर और साथ साथ इसमें क्या क्या है, धारणाएं कैसी है, भू संतुलन की अवधारणा, ये चैप्टर का नाम है, पहला यूनिट है जो सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा। इससे कई सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटेसी इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा कैसी है आइसोटेसी की। तो आइसोटेसी की अवधारणा ऐसी है कि आप आइसोटेसी का मतलब ये समझो कि जो चीजें हम लोग को पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती है या फिर जल के ऊपर जो दिखाई देती हैं वो एक्चुअली में वैसी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। जितना ऊपर होता है कोई चीज, जैसे पहाड़ हो गया या फिर कोई ऐसे आइसबर्ग वगैरह हो गए, ये जितने ऊपर दिखाई देते ऐसा हो सकता है कि वो कहाँ हो, नीचे भी उतना ही हो। ठीक है, तो इसको लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग धारणाएं दी हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसमें से बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, लाइक वैज्ञानिकों का नाम है जैसे किंग है, कोई जॉन हेरी प्राट है। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट है, हेरी प्राट है, एयरी है। ठीक है, एयरी प्राट है। तो इन लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपना अपना मत दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि भू संतुलन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटेसी, ये चैप्टर का नाम है। और इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के पटल पर, ये जो पृथ्वी दिखाई, पृथ्वी के पटल पर अनेक भू आकृतियां, भू आकृति है ना पृथ्वी के पटल पर, पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट वाले हिस्से में पर्वत है, पठार है, मैदान है, महासागर है, बेसिन है। नदी को क्या कहते हैं, नदी का इलाका पूरा बेसिन पाई जाती है, जिनके आकार एवं स्वरूप में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जैसे पहाड़ पर्वत ये बहुत ऊंचे होंगे, पठार थोड़ा सा ऊंचा होगा, मैदान थोड़ा सा और नीचे रहेगा। पठारों से क्या होता है, नीचे होता है मैदान, और मैदानों से भी नीचे कौन होता है, महासागर होते हैं। महासागर नीचे होते हैं ना, और उसके बाद बेसिन, तो ये तो और नीचे हो जाते हैं। तो अगर बेसिन, महासागर, मैदान, पठार, पर्वत देखा जाए तो ये सबसे ऊंचे ऊंचे में कौन हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। समझ में आया? जिसको उच्छावच भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उच्छावच। पर्वत जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, उच्छावच में, सेकेंड रिलीफ में आते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले उच्छावच में आते हैं। तो इसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है, परंतु ये सभी आकृतियां पृथ्वी पर संतुलित रूप में व्यवस्थित है, सब संतुलन बनाए हुए हैं। तो उसी को तो हम लोग संतुलन की अवधारणा कहते हैं, भू संतुलन। सब तो संतुलन बनाए रखा हुआ है, पर्वत भी अपना एक संतुलन बनाए रखा हुआ है, पठार भी संतुलन बनाए रखा हुआ है, नदियां भी संतुलन बनाए रखी हुई है, मैदान भी संतुलन बनाए रखा हुआ है। हर जगह क्या है, मैदान है। हर जगह हम लोग के पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे मैदान इलाका है, बहुत ज्यादा पठारी इलाका है। जैसे भारत में ही देख ले तो सभी इलाका है, सब है कि नहीं। जैसे आपको तट क्षेत्र चाहिए भारत में तो साउथ साइड में तट मिल जाएगा, साउथ साइड में आपको पठार मिल जाएगा, उत्तर साइड में आपको पहाड़ मिल जाएगा, और उत्तर और साउथ के बीच में मिल जाएगा हम लोग को पूरा मैदानी हिस्सा, जैसे गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, तो वो टोटली मैदान मिल जाएगा। कि पृथ्वी पर संतुलित रूप से व्यवस्थित होता है। जब कभी भी इस संतुलन में परिवर्तन होता है, यानी कि पर्वत में, पठार में, मैदान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, भू परिवर्तन प्रकट होता है, और इसको ही कहते हैं संतुलन की अवधारणा। इसी को कहते हैं, इस दशा को ही विद्वानों ने क्या नाम दिया है, भू संतुलन। जब परिवर्तन होगा तब। कभी कभी ऐसा होता है कि पहाड़ों, पूरे पहाड़ हम लोग जो बनाते हैं पूरा ऐसे ही तो नहीं बनाते हैं, कोई नीचे पहाड़ होता है, कोई और उससे नीचे पहाड़ हो जाता है, उसको पहाड़ी कर देते हैं। ठीक है, कोई ऊंची ऊंची चोटियां होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट चोटियों पर है। ठीक है, हिमालय पूर्वा पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई 6000 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर से चालू होता है। और सबसे ऊंचा पर्वतमाला में हम लोग का हिमालय पर्वतमाला है, मोरदार पर्वत है ये, एंडीज मोरदार पर्वत है। ठीक है, रॉकीज मोरदार पर्वत है। तो ऐसे पर्वतों के श्रृंखलाएं हमेशा चलते रहती, समझ में आ गया। उसमें अगर संतुलन में कोई भी गड़बड़ाहट हुई और उसका संतुलन बिगड़ गया तो उस दशा में इसको क्या कहते हैं, भू संतुलन या सम स्थिति, आइसोटेसी का नाम दिया जाता है। समझ में आ गया। इसको सबसे पहले किसने दिया था, ऐसा होता है आइसोटेसी। ठीक है, समान घनत्व की लकड़ियों को अगर टुकड़ों में लिया जाए, समान घनत्व वाली, तो उसमें कोई ऊंचा उठ जाएगा, कोई नीचे दब जाएगा, कोई ऊंचा उठ जाएगा, कोई नीचे दब जाएगा। या फिर ऐसा हो कि ये दोनों दोनों ही हिस्से क्या हो, दबे हुए हो, बीच वाला हिस्सा क्या हुआ हो, उठा हुआ, उसको गुटका पर्वत कहते हैं। ठीक है, कौन सा पर्वत, गुटका पर्वत। या तो दो पहाड़ ऐसे नीचे दब जाए तो बीच वाला पहाड़ उठा हुआ दिखाई देगा, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पहाड़ उठ जाए, अब बीच वाला पहाड़ तब कैसा दिखाई देगा, दबा हुआ दिखाई देगा। वी आकार की घाटी में हम लोग को कैसा दिखाई देता है,
दोनों पहाड़ उठे हुए रहते हैं, ऐसा मान लो वी आकार की घाटी है तो दोनों पहाड़ उठा हुआ है लेकिन बीच वाला हिस्सा क्या है, दबा है, उसमें पानी बह रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो भू संतुलन का एरिया होगा। भू संतुलन को सब ऐसे ही कहते हैं आइसोटेसी, इसके तरह है पूरा, ठीक है, आइसोटेसी। तो ये आइसोटेसी की जो क्रिया होती है, या तो ये उठा हुआ रहेगा और अगल बगल में दबा हुआ रहेगा, या तो दबा हुआ रहे या उठा हुआ रहे, या उठा हुआ रहे या दबा हुआ रहे, तो यही काम तो होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भू संतुलन कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? इसमें देखते हैं, आइसोटेसिस शब्द ग्रीक भाषा के आइसोटेसियस से लिया गया है। ग्रीक भाषा है, आइसोटेसियस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समान स्थिति, समान समान स्थिति। होम्स, होम्स एक मतलब वैज्ञानिक है, यही रहे होम्स, ठीक है, ये होम्स है। होम्स एक वैज्ञानिक है जिनके अनुसार सम स्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों तथा मैदानों के मध्य पाई जाती है। या तो ये मैदानों के मध्य होगा, या तो पहाड़ों के मध्य होगा, या तो पठारों के मध्य होगा, ठीक है। ये होम्स बाबा ने इसे बताया था, हम इंग्लिश में भी लिख दिया, इसमें पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे समझते हैं आइसोटेसी और क्या है। तो इसमें हम लोग को आइसोटेसी ब्रेनेटिका यानी वॉल्यूम 12 1964 पी और 72 3 और 24 के अनुसार, मतलब ये एक वॉल्यूम है, ये किताब है, इस किताब के अनुसार पूरा बताया गया कि भू संतुलन भूवैज्ञानिक का एक सिद्धांत है, भूवैज्ञानिक का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में हम लोग को आइसोटेसी के बारे में दिखाई देता है, और यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पे भी फॉलो करता है। कैसे, आगे बताते हैं, देखिए कि महासागरों के नीचे स्तर में 3 मील रूप ऊपर महाद्वीप क्यों उठे हुए हैं। महासागरों में अगर हम लोग हर जगह देखें तो पूरे महासागर ही महासागर है, पानी ही पानी है, लेकिन महासागरों में भी तो ऐसा है कि कोई चीज उठा हुआ है, कोई जगह उठा हुआ है, ऐसा क्यों है? ये भू संतुलन के कारण है। कहीं पे संतुलन बिगड़ गया है, कहीं पे संतुलन उठ गया है, कहीं बिगड़ा है तो कहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि कहीं पर अधिक ऊंचाई दिखाई देता है और कहीं कहीं पर ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर महाद्वीप क्यों उठे हुए हैं और किसी पर्वत की मुख्य श्रृंखला अत्यधिक ऊंचाई में सामान्यतः महाद्वीपों धरातल में क्यों ऊपर उठे हुए हैं, तो ऐसा होता है, उसका मतलब होता है घनत्व। वाटर के अंदर घनत्व किसका कितना ज्यादा है, समझ में आ रहा है। जैसे देखो, एक अल्युमिनियम का बॉल लोगे तो वो नीचे डूब जाएगा, या तो पूरा सतह पे चला जाएगा, या तो ना ऊपर पानी के सरफेस पे होगा, ना ही कहां होगा, ना पूरा सतह में होगा, वो कहां होगा, बीच में तैरेगा। ये भी तो हो सकता है। और एक हो सकता है कि पूरा पानी के ऊपर हो, ठीक है। तो लकड़ी का जो बॉल होगा, लकड़ी का कोई एरिया होगा, उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या है, हल्का है, इसकी वजह से वो ऊपर उठ गया है। और इसका घनत्व, अल्युमिनियम वाला घनत्व या लोहा वाला घनत्व जो था, पानी के घनत्व से ज्यादा था, इसलिए वो क्या हो गया, डूब गया। ये हो सकता है, समझ में आ रहा। तो इसको किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। इस सिद्धांत को किसने दिया था, आर्किमिडीज। ऐसा भी तो हो सकता है उत्प्लावन बल, कोई ऐसा बल लगता हो जो पानी के अंदर से ऊपर की ओर फेंकता हो, ठीक है, उसमें भी क्या आता है, भू संतुलन नहीं आता है, भू संतुलन की क्रिया नहीं आती। तो सम स्थिति की संकल्पना में आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का, प्लावन बल का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। इसमें आधारित था कि प्लावनशीलता वह गुण है जिसमें किसी तरल माध्यम से कोई वस्तु तैरती है, कोई तरल माध्यम में वस्तु क्या होती है, तैरती है, जिससे वह अपने द्रव्यमान के बराबर द्रव्य के द्रव्यमान को हटाती है। लाइक समझो क्या है, किसी 80 केजी आदमी को किसी पानी में फेंका जाए, 80 केजी के आदमी को पानी में फेंक दिया जाए, उतार दिया जाए, मान लो भैंस उतर गया, ठीक है, पानी में गैल भैंसिया पानी में है ना, पानी में उतार दिया जाए। अब वो उतारने के पश्चात पता चले कि वो तो भाई तैरेगी, या फिर कोई आदमी है 80 केजी का, उसको पानी में उतार दिए, तो वो क्या करता है, तैरने की कोशिश करता है। देखना, तैरने की, डूबने का तो कोशिश नहीं करेगा, ऐसे छोड़ देगा तो डूब जाएगा, क्योंकि पानी के घनत्व से आदमी के शरीर का घनत्व क्या था, ज्यादा था, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो तैरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे ही पानी में कूदेगा, झपाक से कूदेगा ना जैसे ही, तो वो क्या करेगा, अपना 60 केजी पानी क्या कर देगा, काट देगा। 60 केजी पानी काट दिया, कितना केजी बच गया, 30 केजी। 80 केजी के बराबर होगा तभी ना तैरेगा पानी के ऊपर, अगर 1 केजी भी ज्यादा हुआ तो डूब जाएगा। ईटा जो होता है, ढेला ईटा ईटा नहीं तैर पाता है, तैर पाता है क्या, लेकिन एक लकड़ी तैर जाती है। क्यों, लकड़ी का घनत्व तो कम है ईटे के घनत्व से।
लकड़ी का घनत्व का जो मॉलिक्यूल्स था वो क्या था, दूर दूर में था, लेकिन ईंटे का घनत्व क्या था, सामने सामने था। इसी वजह से वो डूब गया, लेकिन लकड़ी नहीं। इतना बड़ा नाव पानी के ऊपर तैर जाता है, ऐसा कहें क्योंकि उसका जो कर्व बनाया जाता है ना, ऐसे कर्व बनाया जाता है, नीचे का जो हिस्सा बनाया जाता है लकड़ी का बना रहता है और ऐसे कर्व बनाया जाता है ताकि वो डूबे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंडीशन ये था कि वो जब जैसे ही पानी में कूदेगा तो 60 kg पानी बाहर निकाल देगा। ठीक है, एक टब में किसी बच्चे को नहलाओ तो वो बच्चा क्या करेगा कि पहले ही जाते हैं पानी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, डेंसिटी कम हो जाएगी। अब उसमें वो तैरने की कोशिश करेगा कोई नदी में, तो देखना पैर से 5 kg काट दिया, पैर से 5 kg काट देगा, पैरवा भाजता है कि नहीं भाजता है, इस पैर से 5 kg काट दिया, 10 kg कटा गया। ठीक है, फिर हथवा से काटेगा, काटे पूरा, इससे 5 kg काट दिया, इससे 5 kg काट दिया, काट दिया। अब जो केजी बचा हुआ है हो गया ना 80 kg, काट दिया ना सारा। अब जो थोड़ा सा बच जाएगा उसको मुंडी से पार कर देगा, ऐसे ऐसे काट के, भाई काटो चलाओ, हाथ नहीं चलाएगा डूबेगा। समझ में आया? यही सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज। इन्होंने कहा था कि या तो जल के घनत्व से कोई वस्तु घनत्व क्या है, कम है, तो वो पूरा पानी के कहां तैरेगा, ऊपर तैरेगा। और कोई जल का वस्तु का घनत्व अगर पानी के घनत्व से ज्यादा है तो कहां डूब जाएगा, नीचे की ओर डूब जाएगा। इधर क्या देख रही है तुम लोग, ये छिपकलिए के ऊपर पड़ी है। हुँ? खुद को कोई खुद देखता है क्या, हा? बताओ तो। संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था भूगर्भवेत्ता क्लोरेंस एडवर्ड डटन ने। ठीक है, किसने, संतुलन शब्द का प्रयोग कौन किया था, एडवर्ड डटन ने किया था। एडवर्ड डटन जो थे 1889 ईस्वी में किया था, और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि विभिन्न स्थलों के रूप में गुरुत्वीय संतुलन का नियंत्रण विभिन्न स्थलों के रूपों का निर्माण करने वाला शैलों के घनत्व ऊंचाई के अनुसार होता है। जैसे जैसे ऊंचाई होते जाएगा वैसा वैसा घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ऊंचाई बढ़ेगा घनत्व कम हो जाएगा, हवा का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाने में हवा का घनत्व क्या हो जाएगा, ऊपर में 165 मीटर ऊपर जाने में हवा का घनत्व क्या होता है, ऊपर में बढ़ जाता है, यानी कि बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए ठंडा ठंडा लगता है ऊपर में। 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस में कमी, और नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, 33 मीटर नीचे जाएंगे ना तो 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हो जाएगी। इनके अनुसार सामान्य रूप से संतुलन को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के रूप में स्थित ऊंचे क्षेत्रों में पर्वत, पठार एवं गहराई में स्थित क्षेत्र जैसे झील, समुद्र आदि के मध्य भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन कहते हैं। ये थे कौन, डटन। ठीक है, ये डटन थे, और इन्होंने संतुलन को स्पष्ट करने के लिए डटन महोदय ने कुछ मत व्यक्तित किए हैं, मत दिए हुए हैं। क्या मत दिए हैं, ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा समुद्र की तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होता है। पठार के ऊपर जाओ, पर्वतों के ऊपर जाओ, या मैदान में, या समुद्र के तली में नीचे में जाओ तो स्थित पदार्थ का भार जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। पर्वतों पे जाओगे तो उतना ही, और समुद्र के तलों में जाओगे तो उतना ही भार होगा। समझ में आ रहा है? अगर हम पर्वत को क्या करें, ऊपर रखते, जैसे मान लो ये हो गया एक समुद्र का हिस्सा, ठीक है, इसके ऊपर हो गया ये पहाड़, ऊपर हमें पहाड़, और नीचे भी क्या है, पहाड़ है ना, लेकिन नीचे का हिस्सा तो हमको पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर ही तैर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उसके नीचे तक गया हुआ है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था, तब 1912 में टाइटैनिक डूब गया था, वो पहले ही चला था अपने ये में, और इसका नाम रखा गया था, अपनी यात्रा पे चला था, और इसका नाम रखा गया था कि कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक का पूरा मतलब ये मतलब था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा, लेकिन पहले ही यात्रा में डूब गया अपना। ठीक है, इसलिए ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि वो डूब गया, तो देखो ये पानी का हिस्सा था, ठीक है, और जो क्या कहते हैं, जो समुद्र था, उस समुद्र के ऊपर एक बड़ा सा बर्फ का आइसबर्ग था।
समुद्र के ऊपर अगर बड़ा सा आइस हो जाएगा ना, जम जाएगा ना आइस, ठीक है, अटलांटिक महासागर में वो जम जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा कि वो पहाड़ बन जाएगा, जैसा बन जाता है। तो ये लोग तो नाव लेके जा रहे थे, नाव जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, दिखाई दिया कि वो आइसबर्ग खड़ा है। आइसबर्ग बहुत देर बाद दिखाई दिया। जैसे ही ये मोड़ने गया ना, सामने का हिस्सा तो मुड़ गया, लेकिन पीछे वाला हिस्सा टकरा गया, क्योंकि उसके एरिया से वो बाहर नहीं जा पाया, जिसकी वजह से टकरा गया। और उसके वजह से, टकराने की वजह से उसके पूरा तोड़ के रख दिया। पता चला बाद में कि वो आइसबर्ग केवल पानी के ऊपर नहीं था, जितना पानी के ऊपर था उतना ही पानी के नीचे भी था। समझ में आ रहा है कितना खतरनाक चीज था? इसीलिए तो नहीं टूट के निकला, नहीं तो उतना बड़ा जहाज तो उसको तोड़ के लेके आगे बढ़ जाता। अगर ऊपर में तैरता रहता तो उसे तोड़ के लेके आगे बढ़ जाता। जैसे एक आइस क्यूब को पानी के ऊपर रखो तो वो तैरता हुआ फील होगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा नीचे भी डूबा हुआ रहता है, ठीक है, कुछ हिस्सा। तो उसी तरीके से ये पता चला। तो इन्होंने कहा कि ऊंचे पर्वतों पर, पठार पर, मैदान तथा समुद्री की तली के नीचे स्थित पर्वत पदार्थ का भार क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा क्या कहते हैं कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे ऐसे ऐसे लिख दिया है, फंसे भागों का घनत्व क्या होगा? अधिक। ऐसे लिख दिया है, ठीक है। उसके नीचे देखो, घनत्व के अनुसार सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। एक रेखा के सहारे, जैसे उधर पे हम दिखाए थे कि एक रेखा पूरा बना हुआ था, उसके ऊपर भी भाग था और उसके नीचे भी हिस्से में भाग था। अच्छा, चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि इस रेखा या आधार तल को समदबाव तल कहा जाता है। समदबाव तल, जिसको समतोल तल कहते हैं, और ये क्षतिपूर्ति तल भी कहलाता है। नीचे दबा हुआ जो भाग रहेगा उसका प्रेशर क्या होगा? उसका प्रेशर, भागों का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। नीचे तो दबा हुआ है, दबा का मतलब जो पानी के नीचे है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि पानी का भी प्रेशर झेलना है, और ऊपर जो चल रहा है उसका भी प्रेशर चलना है एकदम, ठीक है, ऊपर जो चल रहे हैं उसका भी प्रेशर सहना है। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है ना कि इस धसे हुए भाग में इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समतोल दल कहते हैं, तल, ठीक है। और इसमें क्षतिपूर्ति तल भी इसको कहा जाता है, क्षतिपूर्ति होता है। और क्या इसमें प्राट की संकल्पना क्या थी? प्राट वैज्ञानिक थे, इनकी संकल्पना क्या थी? इनकी संकल्पना प्रमुख रूप से दिखी जाती है कि कल्याण तथा कल्याणपुर में लिए गए अक्षांशीय मापन के अंतर 5.236 के अध्ययन के पश्चात गणना किया गया कि इसका अंतर है 5.236 ना मानकर इसका अंतर कितना माना गया? 15.885 माना गया। यानी कि पानी के ऊपर का और पानी के नीचे का हिस्सा, पानी के ऊपर का हिस्सा और पानी के नीचे का हिस्सा, ये कितना माना गया? पानी के ऊपर का हिस्सा बाद में अध्ययन करके पता चला कि ये 5.236 और एक तो कितना 15.885, ठीक है। दूसरा देखा गया, दूसरा देखो इसमें लिखा हुआ है, दूसरा क्या देखा जाता है? दूसरा दिखाई दिया, एक मिनट बिगड़ गया था। दूसरा दिखाया गया ऊंचाई व घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। ऊंचाई के और घनत्व में उल्टा अनुपात, यानी कि अगर ऊंचाई बढ़ा तो घनत्व कम, और ऊंचाई कम तो घनत्व ज्यादा, उल्टा अनुपात हो जाएगा। अर्थात पहाड़ों पर घनत्व पठारों से कम है। पहाड़ों का घनत्व पठारों से क्या है? कम है, क्योंकि पठार नीचे है और पहाड़ क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। पठारों का घनत्व मैदानों से क्या है? और मैदानों का समुद्र तली से क्या है? कम है, ठीक है, समझ में आ रहा है? पहाड़ों का घनत्व पठारों से क्या है? कम है, पठारों से कम है, लेकिन पठारों का घनत्व मैदानों से व मैदानों का समुद्र से तली से क्या है? कम है। यानी समुद्र तल क्या है? घनत्व कम, पहाड़ों का घनत्व क्या हो जाएगा तब? ज्यादा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोला है? प्राट के अनुसार पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र में घनत्व में अंतर पाया जाता है, सीमित क्षेत्र में, उसके बाद यह क्षतिपूर्ति तल हो जाता है जिसके नीचे समान घनत्व होता है। इस संकल्पना के अनुसार एक स्तंभ में दूसरे स्तंभ के घनत्व में अंतर पाया जाता है, ना कि किसी एक स्तंभ के अंतर पाया जाता है। इस तरह प्राट में अनेक अपने प्रमुख मत दिए हुए थे, ठीक है। और साथ में क्या दिए थे? क्षतिपूर्ति तल के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र, यद्यपि उनके ऊंचाई में अंतर होगा कि नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए, ये सब उन्होंने बताया था। और ये ऐसे उन्होंने तल के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे पारा,
बहुत नीचे चला जाएगा, शीशा उससे थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा ऊपर रहेगा, लोहा थोड़ा सा उससे ऊपर रहेगा, और एंटीमनी ये भी एक क्या है, पदार्थ का ही रूप है, ये भी क्या रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो देखो ऐसे करके अगर हम लोग किसी चीज को रखे तो पारा क्या है, सबसे नीचे है, घनत्व तो क्या हो जाएगा, ज्यादा। शीशा का घनत्व तो उससे कम, लोहा का घनत्व तो उससे कम, और एंटीमनी का घनत्व तो और कम। इसमें जस्ता कम, पारा क्या होगा, लेकिन हमेशा नीचे बैठा रहेगा। ठीक है, पारे का घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा। आगे बढ़े। एयरी और प्राट के सिद्धांतों की तुलना किया जाता है। तो इस तुलना में बताया गया है कि एयरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है। स्तंभों का घनत्व क्या होता है, बराबर, लेकिन गहराई में क्या होगा, अंतर। जबकि प्राट ने बताया कि गहराई एक समान होती है, उसके घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। इन्होंने कहा कि घनत्व में अंतर होता है और गहराई क्या होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, घनत्व बराबर होता है और गहराई क्या होती है, अंतर होती है, गहराई में अंतर होता है। और इन्होंने बताया कि गहराई एक समान है। इन्होंने कहा कि गहराई अंतर है, प्राट क्या कहते हैं कि गहराई समान है लेकिन घनत्व तो क्या है, अंतराल है, अंतर है। ठीक है, और क्या कहते हैं दूसरा, एयरी ने क्षतिपूर्ति तल की अनुमति गहराई बताई 60 किलोमीटर, यह आ सकता है एग्जाम में, जबकि प्राट ने बताया 112.7 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा क्या कहते हैं, एयरी का विश्वास था तैराव के नियम पर, और प्राट का विश्वास था क्षतिपूर्ति तल के नियम पर। तल अगर क्षतिपूर्ति होगी तब भी वस्तु तैरेगा, आइए बोलते थे कि सीधे तैर जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राट के सिद्धांत सबसे ज्यादा साबित हुए थे। ठीक है, प्राट। एयरी ने कल्याण का कल्याणपुर के बीच में अक्षांशीय माप रखा था 2.36 और इन्होंने रखा था 128 किलोमीटर के बराबर था। ये रखा था 15.885। ठीक है, ये प्राट है और यह दिया है सिद्धांत। दिखाई दे रहा है, जितना पानी के ऊपर है उससे दुगना देखो पानी के नीचे, आइसबर्ग है ये। ठीक है, यही है भू संतुलन, संतुलन बनाए रखा है कि नहीं। अगर केवल पानी के ऊपर रहता तो संतुलन बन पाता, नहीं बन पाता, पानी के नीचे भी होता ही। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। चापीय परिवर्तन दिया गया था जिसको साइमेटोजेनी कहा जाता है। इसको एपिरोजेनी और ओरिजोजेनी के बीच में क्रिस्टल विरूपणी के एक विधा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें सामान्यतः तौर पर स्थित रहने वाली पृथ्वी की सतह बड़ी लहरों में बदल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर पपड़ी यानी कि क्रस्ट पर ऊंचे उभार और बेसिन का निर्माण हो जाता है। किसके वजह से, चापीय परिवर्तन की वजह से। कोई परिवर्तन ऐसा होता है ना कि चाप के कारण ना ऐसे उठ जाता है, चाप के कारण। ठीक है, तो पहाड़ों पर ऐसा देखना, चापीय परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं पहाड़ों पर। अभी भी ऐसा हो रहा है कि हिमालय पर्वत अभी भी ऊंचा उठता चला जा रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी भी बढ़ते चली जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, चापीय परिवर्तन, चापीय। तो इसको साइमेटोजेनी कहा जाता है। लेस्टर चार्ल्स किंग ने बताया था 1959 में, भूगोलवेता है लेस्टर चार्ल्स किंग ने जेनेसी की अवधारणा पेश करते हुए उनके अनुसार एक भूदृश्य जो अवसर सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा होता है, एक भूदृश्य जो अक्सर क्या होता है, पूरा सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा होता है, हजारों मीटर तक यह धनुषाकार या गुंबदाकार हो सकता है, जिनमें एकाएक विरूपण होते हैं। विरूपण मतलब उसमें टकराव होते रहते हैं। लेस्टर चार्ल्स किंग के अनुसार नई पर्वत श्रृंखलाएं आमतौर पर साइमेटोजेनिक होती हैं, ना कि ओरिजोजेनिक। साइमेटोजेनिक मतलब जब आपस में आके टकराते हैं। ठीक है, और ऊपर की ओर उठे हुए प्राचीन चट्टानों के स्वरूप में लगातार हुए कटाव से घाटियां एवं नई पर्वतीय भूभागों का निर्माण होता है। ऊपर जो उठे हुए भाग है, हवा काट देता है, नदी काट देता है। ठीक है, पहाड़ों को काटते ही काटते तो गया हुआ है। गार्ज या कैनियन कैसे बना हुआ है, पहाड़ों को काट काट के नदियां बनाई हुई है। ठीक है, तो यही सिद्धांत दिया था उन्होंने, पर्वतीय सिद्धांत। तो चापीय परिवर्तन में बताया गया था कि देखो ये मलबे का जमाव था पहले, और ये धीरे 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 चप के क्या हो गया, पर्वतीय सीमांत बन गया। ये सीमांत मतलब यहीं तक पर्वत उठा हुआ है, इसके ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन ऐसा नहीं, बाद में जब आधुनिक वैज्ञानिक लोग आए तो इसको और ज्यादा जोर से बताया कि नहीं भाई, अभी भी पहाड़ क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है। और जो पेडिमेंट था, पेडिमेंट और पेडिप्लेन और बजाडा, ये बजाडा नीचे की तरफ था, ये क्या काम करता है कि पहाड़ों को काट देता है। ठीक है, तो इससे स्थलाकृति एक बन जाती है
स्थलाकृति बन जाती है, जो कि हम लोग को कहाँ पे दिखाई देता है पता है? बजाडा पढ़े थे ना, बजाडा, पलाया, पलाया नहीं पढ़े थे? बरखान, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। अरावली पर्वत पहले बहुत ऊंचा था, अरावली, राजस्थान में अरावली पर्वत बहुत ऊंचा था, लेकिन इतना ज्यादा राजस्थान में बालू कहाँ से आया? तब हवा काट काट के उसको क्या किया है? बालू बना दिया है। आजे से है। सबसे पुराना पर्वत है कौन? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये पुराने पुराने पर्वत श्रृंखला है, बहुत पुराने थे, लेकिन धीरे धीरे ढल गए, और ढलते ढलते पूरा का पूरा हिस्सा क्या कर गया? वहां पर पूरा मरुस्थल हो गया, अब बालू ही बालू है अब। तो सोचो, बालू के ऊपर जितना दिखाई दे रहा है उतना ही तो बालू के नीचे भी होगा, क्योंकि अगर भरना चालू हुआ होगा बालू, तो वो तल से ही ना भरना चालू हुआ होगा, और उतना दूर तक गया है। सोचो कितना सारा अगर बालू निकालना चाहे तो उस जगह से निकल सकता है, मरुस्थल से। ठीक है, इसीलिए तो नीचे चलते हो तो उस पे बालू पे, अगर तुम नॉर्मल चलो बालू पे, जहाँ पे उठाए हुए बालू है तुम्हारे घर के आसपास, और किसी रेगिस्तानी इलाके में चल जाओ, वहां पे बालू में अगर जाओगे ना तो तुम्हारा पैर दबेगा नहीं, नीचे नहीं दबेगा, उस पे आप चल पाओगे। उठ उठ कैसे चल पाता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना संकीर्ण हो गया है, एकजुट हो गया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हम लोग चल पाते। ठीक है, तो किंग, लेस्टर चार्ल्स किंग, यही है जिन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया। बस इतना ही दूर तक है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेस्टर किंग तक। ठीक है, समझ में आया? लेस्टर किंग, बस इतना ही दूर तक है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना ही बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आप लोग को दे देंगे हम ग्रुप में, और आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो GDE ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको सेकेंड सेमेस्टर का एक पूरा फाइल रहेगा, उस फाइल में आपको मिल जाएगा। तो गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।